नमस्कार। आज हम अंग्रेजी ग्रामर की एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी, मतलब कर्ता और क्रिया का सही मेल। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके रूल्स, कहाँ कहाँ यूज होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, सवाल वाले, और जो आम गलतियां होती हैं अच्छा, उन सब पर है। और कुछ स्पेशल यूज भी हैं, जैसे न्यूज हेडलाइंस में या कहानी सुनाते वक्त। वो मैंने देखा है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस टेंस को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ठीक से समझें ताकि हमारी अंग्रेजी और बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या, कब इस्तेमाल करते हैं इसे? देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये बेसिकली उन चीजों के लिए है जो या तो रोज होती हैं, मतलब रेगुलर एक्शंस, या आदतें हैं, हैबिट्स। हाँ, हैबिट्स, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, फैक्ट्स हैं जो बदलते नहीं, या परमानेंट सिचुएशंस। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे ही प्लेज चेस एवरी फ्राइडे, ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। या आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, ये आदत हो गई। ठीक है। और फैक्ट्स, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। या पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये एक स्थायी स्थिति है। ये तो ठीक है, आदतें और सच। पर मैंने सुना है इसे फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? प्रेजेंट टेंस पर बात फ्यूचर की। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई चीज बिल्कुल फिक्स्ड हो, जैसे कोई टाइम टेबल या शेड्यूल, तो अंग्रेजी में उसे बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि वो इवेंट एकदम पक्का है। जैसे योर एग्जाम स्टार्ट्स एट 9:00 या माई फ्लाइट अराइव्स टुमारो एट 10 AM। देखिए, बात कल की है पर टेंस प्रेजेंट है। कमाल है। ओके, और वो हेडलाइंस या कमेंट्री वाला क्या मामला है? वो एक तरह से ताजगी या इमीडिएसी का फील देने के लिए होता है। न्यूज हेडलाइंस में अक्सर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज आ रहा है हटा देते हैं, बस सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे स्टॉक मार्केट ओपन्स लो। हाँ। या फिर स्पोर्ट्स कमेंट्री में एक्शन बताने के लिए ही किक्स द बॉल एंड ही स्कोर्स। कहानी सुनाते वक्त भी माहौल बनाने के लिए यूज होता है, जैक मीट्स रोज जैसे। अच्छा, और कुछ वर्ब्स होते हैं ना जो फीलिंग्स या थॉट्स बताते हैं, अवस्था वाले, जैसे आई थिंक इट्स गुड या शी लाइक्स कॉफी। हाँ, बिल्कुल। इनमें तो ING नहीं लगता ना ज्यादातर? सही पकड़ा। इन्हें स्टेटिव वर्ब्स या नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स कहते हैं। ये कोई एक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट, मतलब अवस्था दिखाते हैं, जैसे सोचना, महसूस करना, पसंद करना, जानना, किसी चीज का मालिक होना। दे हैव अ कार। तो इनको आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। आई एम नोइंग गलत है, आई नो सही है। समझ गए। और हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो बोलते ही अपना काम कर देते हैं, जैसे आई प्रॉमिस या आई एग्री। इन्हें स्पीच एक्ट्स कहते हैं। ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। ओके, ये काफी क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। पॉजिटिव वाक्य तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे आई प्ले। हाँ, पर एक पेच है। वही SES वाला। बिल्कुल। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, माने ही, शी, इट, या कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन, तो वर्ब के साथ S, ES या IES लगता है। अच्छा। जैसे शी प्लेज, ही गोज, शी स्टडीज, द डॉग बार्क्स। इसके रूल्स हैं कि कब S, कब ES, जैसे वॉश, वॉशेज, फिक्स, फिक्सेस, गो, गोज, और कब Y हटाकर IES, स्टडी, स्टडीज। ठीक है। और नेगेटिव वाक्यों में? उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है। एकदम सही। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ डज नॉट या डजंट, और बाकी सबके साथ I, you, we, they, प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट या डोंट। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का बेस फॉर्म V1, बिना SES के। जैसे आई डू नॉट अंडरस्टैंड, शी डज नॉट ईट मीट। वो SES वाला काम डज ने कर दिया। ओके। और सवाल बनाने के लिए डू या डज पहले? हाँ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे डू यू रीड बुक्स, डज ही लिव हियर। और अगर व्हाट, वेयर, वाई वाले सवाल हो तो वो WH वर्ड सबसे पहले आएगा। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट डज शी वांट। ये जो SES वाला रूल है,
यही तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मेन पॉइंट है ना। हाँ बिल्कुल, यही है कर्ता क्रिया समझौता का मूल सिद्धांत। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, एस वाला फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, बेस फॉर्म। जैसे जो ड्राइव्स सिंगुलर, लेकिन दे ड्राइव प्लूरल। परफेक्ट। और इसमें एक कॉमन गलती होती है जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई फ्रेज आ जाता है, खासकर प्रपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, जैसे मान लीजिए वाक्य है द मदर डक विद ऑल ऑफ अ लिटिल डकलिंग्स वॉक्स। यहां सब्जेक्ट मदर डक है जो सिंगुलर है, न कि डकलिंग्स, इसलिए वर्ब वॉक्स आएगा, वॉक नहीं। उस फ्रेज विद ऑल ऑफ अ लिटिल डकलिंग्स को इग्नोर करना है वर्ब एग्रीमेंट के लिए। ये अच्छा पॉइंट है। और वो एवरीबडी, एनीवन, ईच जैसे शब्द, इनका क्या होता है? ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनमें से ज्यादातर जैसे एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, ईच, ईदर, नीदर, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। तो इनके साथ भी एस लगेगा? हाँ, एवरीबॉडी प्लेज। लेकिन कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस प्लूरल होते हैं, जैसे बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल। उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। फ्यू नो द आंसर। और कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम या फैमिली? उनमें थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप ग्रुप को एक यूनिट की तरह देख रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, माई टीम वॉज प्रैक्टिसिंग। और अगर आप ग्रुप के मेंबर्स की अलग अलग बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, माई टीम वर ऑल बॉर्न बिफोर 1992। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। और कुछ शब्द दिखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स। हाँ, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। द न्यूज ब्लास्ट्स, पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। तो मतलब आम गलतियां यही होती हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस भूल जाना। हाँ, या स्टेटिव वर्ब्स के साथ आईएनजी लगा देना, जैसे आई एम लाइकिंग दिस कह देना। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में गड़बड़ कर देना, खासकर जब सब्जेक्ट थोड़ा दूर हो या कंफ्यूजिंग हो। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम आदतों, सच्चाइयों, फैक्ट्स, फिक्स्ड प्लान्स और कभी-कभी न्यूज हेडलाइंस या कहानी कहने में करते हैं। सही। और सबसे जरूरी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाना, ही, शी, इट के साथ, और प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ बेस फॉर्म। एकदम सही कहा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि अंग्रेजी कैसे वर्तमान को इतने तरीकों से देखती है। रेगुलर एक्शन अलग, स्टेट अलग, फिक्स्ड फ्यूचर अलग। कुछ भाषाएं, जैसे मैंने सुना बल्गेरियाई भाषा में, शायद सिंपल और कंटिन्यूअस के लिए एक ही फॉर्म यूज करती हैं वर्तमान में। ये सोचने वाली बात है। अंग्रेजी के इन नियमों को ठीक से जानने से शायद समय को लेकर भाषा के नजरिए को समझने में भी मदद मिलती है। खैर, ये नियम साफ होने से कम्युनिकेशन वाकई बहुत इंप्रूव हो सकता है। निश्चित रूप से।